Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhishek Shukla with the NCERT series of History, Class 6, Chapter 8, Vital Villages, Thriving Towns. So in this chapter, we'll talk about villages and towns that developed during our history, okay, and the tools and the things that had been done in past. So इसके पहले के 7 चैप्टर के जो वीडियोस है मैंने आपको बना दिए हैं आपके लिए, ओके, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये 3 चलती रहेगी, तो मैं ऐसे अपलोड कर रहा हूँ कि जैसे क्लास 6 की जितने वीडियोस हैं मैं एक एक साथ ही अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर आप एक आध चैप्टर पढ़े तो आपको दूसरे के लिए वेट ना करना पड़े, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम के कुछ लोग हो सकता है इसको पढ़े तो उनको वेट ना करना पड़े, वो क्लास 6, 7, 8 आराम से एक साथ ही पढ़ते चले जाएँ। ओके, नाउ कुछ लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, अगर तब आप इस वीडियो को यहाँ पे आए हैं मेरे चैनल पर और इस वीडियो को देख रहे हैं, सो इसके लिए मैंने क्या किया है कि बिकॉज आई एम ऑल्सो एन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, सो उसके लिए मैंने यहाँ से जो फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स वगैरह में आ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से पीडीएफ बनाई हुई है। ओके, उसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने कुछ जिस्ट का भी यूज किया है और कुछ यहाँ पे जो मुझे लगा कि उसमें मिसिंग है, तो यहाँ से मैंने उसको उसमें डाला है। अगर वो आपको चाहिए तो नीचे मेरी सोशल मीडिया की लिंक दी हुई है, वहाँ पे अगर आप पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे तो मैं वो पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर we often take the use of iron for granted today. Things made of iron and steel are a part of our daily life. The use of iron began in subcontinent around 3000 years ago. Competitive एग्जाम वाले ध्यान देंगे आयरन की यूज कब स्टार्ट हुआ, 3000 years ago. Some of the largest collection of iron tool and weapon were found in megalith burials. तो megalith burials में मिलते हैं ये, about which you read in chapter 4 में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। About 2500 years ago there is evidence for a growing use of iron tool. तो 2500 साल पहले, 3000 साल पहले इसका यूज स्टार्ट हुआ था, और 2500 साल पहले ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि आयरन के टूल्स बनने स्टार्ट हो गए थे। These included access of clearing forest and the iron plowshare. As we had seen chapter 5, the plowshare was useful for increasing agriculture production. तो जो हल होता था उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो जो इंक्रीज होता था, ठीक है ना। आयरन टूल में एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी जंगल को क्लियर करने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए आयरन का प्लो मिला है। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के कौन कौन से अदर स्टेप थे, तो इरिगेशन। द किंग एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस। तो अभी इसके प्रीवियस चैप्टर भी आपने देखा होगा कि जो विलेजर्स थे, जो फार्मर्स थे, उनसे टैक्स कलेक्शन होता था। तो किंग्स और किंगडम्स इस यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि बिना फार्मर्स के टैक्स के सपोर्ट के या फार्मर के सपोर्ट के या क्राफ्ट पर्सन के सपोर्ट के किंगडम भी अच्छे से नहीं चलते थे, तो इसके लिए प्रोडक्शन जरूरी था। वाइल न्यू टूल्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन, तो नया नए जो टूल थे और सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन था उसने क्या किया कि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। इरिगेशन भी यूज किया गया। इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वॉल्स, टैंक एंड आर्टिफिशियल लेक। कैनाल बनाए गए, वेल्स कुएं बनाए गए, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई थी। ये आयरन टूल है। ये इज सेट ऑफ कैप्शन, चूज द राइट वन फॉर ईच पिक्चर। तो ये वो दिया हुआ है, ये आयरन का एक टूल, ये आयरन का टूल, ठीक है ना। ये एक्स है, ओके। इफ यू लुक एट द चार्ट, नॉट दिस नॉट फॉर अस। Who lived in the villages? Villages में कौन रहते थे? There were at least 3 different kinds of people living in the most villages in the southern and northern part of subcontinent. Northern और southern part of continent subcontinent में तीन तरह के लोग रहते थे। In the Tamil region, large landowners were known as Velar, ordinary plowmen were known as Uzavar, and landless labor including slaves were known as कदाईसियार और आदिमाई, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके के लोग रहते थे। अब इसमें दिया गया कि मोस्ट विलेज इन सदर एंड नॉर्दर्न। अब ये तमिल रीजन की बात करिए। तमिल रीजन में जो लैंड ओनर्स होते थे उनको क्या कहा जाता था, वेलालार। जो लैंड ओनर है कौन, वेलालार, लैंड ओनर वेलालार, ठीक है ना। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले ध्यान रखेंगे। ऑर्डनरी प्लोमैन वर नोन एज उजवार। प्लोमैन मतलब जो हल चलाने वाले होते थे उनको
उसवार बोला जाता था, एंड लैंडलेस लेबर, जिनके पास जमीन नहीं थी, इंक्लूडिंग स्लेव, जो दास थे, उनको क्या कहा जाता था, कदाई सियार एंड आदिमाई। ओके। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री द विलेज हेडमैन वर नोन एज ग्राम भोजक। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में विलेज का हेड जो होता था उसको क्या बोलता था, ग्राम भोजक। ऊपर जब हमने पढ़ा वो तमिल का था, ठीक है ना, तमिल रीजन का। अब नॉर्दर्न पार्ट में जो विलेज का हेडमैन होता था उसको ग्राम भोजक बोला जाता था। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन ऑफ जनरेशन। तो सेम फैमिली से पीपल जो होते थे वो जनरेशन को आगे लेके जाते थे। इन अदर वर्ड द पोस्ट वाज हेरेडिटरी। तो हेरेडिटरी नेचर की थी, जैसे कि अगर कोई ग्राम भोजक है तो उसका जो बेटा होगा ग्राम भोजक बन जाता था, ठीक है ना। ग्राम भोजक वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। तो ये मोस्टली क्या होता थे, जो गांव में जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन होती थी वही हेड हुआ करता था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हार्ड वर्कर टू कल्टीवेट द लैंड। तो वो उसके पास स्लेव्स होते थे और वो वर्कर्स को हायर करता था कि लैंड पे कल्टीवेशन के लिए। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect tax from the village. तो किंग्स उस ग्राम भोजा को यूज भी करते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जैसे हेड होता था पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट करके वो किंग्स को दे आता था। ही आल्सो फंक्शन एज जज एंड समटाइम एज अ पुलिसमैन। तो जज और पुलिसमैन के जो भी फंक्शन होते हैं वो भी परफॉर्म करता था कभी कभी। अपार्ट फ्रॉम ग्राम भोज के देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर नोन एज गृहपतिस, ठीक है ना। तो तमिल में देखो तीन हो गए, इसमें एक ग्राम भोजक हो गया, दूसरा गृहपति, जो इंडिपेंडेंट फार्मर थे। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर। तो स्मॉलर लैंड ओनर थे। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमन सच ए दास, कर्मकार, हु डिड नॉट ओन लैंड हैड टू अर्न ए लिविंग वर्किंग इन द फील्ड ओन बाई अदर। तो इनको कर्मकार कहा जाता था, जिनके पास लैंड ओनर जो लैंड लेस थे, ठीक है ना। तो इसमें भी तीन हो गए, ग्राम भोजक, गृहपतिस और कर्मकार। इन मोस्ट विलेज देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वेबर। ये सारे लोग हुआ करते थे, ठीक है ना। अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, तमिल कंपोजिशन के बारे में बताया गया। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्किंग तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वर कंपोज अराउंड 2300 ईयर होगा। तो संगम लिटरेचर 2300 साल पहले कंपोज की गई थी। दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज देर आर सपोज टू हैव बीन कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। इनको संगम किस लिए कहा जाता है, यूपीएससी वगैरह वाले ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं संगम क्यों कहते हैं, क्योंकि असेंबलीज में कंपाइल की गई और असेंबलीज को संगम बोला जाता है, ठीक है ना। अब पोएट दर वर हेल्ड इन सिटी ऑफ मदुरई। तो मदुरई तमिल टर्म मेंशन्ड अबव आर फाउंड इन संगम लिटरेचर। जो तमिल के जो टर्म ऊपर ये बताए गए ना तीन, वो हुआ करते थे, तो वो इसी तमिल टेक्स्ट में मेंशन है। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। तो इसमें नीचे हम क्या पढ़ेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे, कुछ ट्रेवलर्स के बारे में, स्कल्पचर और आर्कियोलॉजिस्ट को ये फाइंडिंग आउट की जाएगी। यू मे हैव हर्ड ऑफ जातकाज। देयर वर स्टोरीज दैट probably composed by ordinary people and they're written down and presented by Buddhist monks। तो जातक स्टोरी के बारे में आपने सुना होगा। जातक स्टोरी बुद्धा से रिलेटेड होती थी, जैसे उनके जन्म का हो गया, उन्होंने किसी आदमी का कल्याण कर दिया, तो ये सारी चीज़ें होती थी। मोस्टली जन्म वगैरह और उनकी लाइफ से रिलेटेड होती थी, ठीक है ना। तो बाद में इसको पहले ऑर्डिनरी पीपल ने कंपाइल किया, उसके बाद बुद्धिस्ट मॉन्क ने उसको क्या किया, रिटन डाउन किया। हियर इज अ पार्ट ऑफ जातका स्टोरी विच टेल अस हाउ ए पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच। तो यहाँ पे ये इसमें कहा गया कि यहाँ पे एक पार्ट है जातक स्टोरी का जहाँ पे एक गरीब आदमी क्या हुआ, धीरे धीरे रिच बन गया। एक क्लेवर पुअर मैन, ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन अ सिटी। एक क्लेवर पुअर आदमी होता था जो सिटी में रहता था। ही हिज ओनली रिसोर्स वाज ए डेड रैट। उसके पास केवल मरे हुए चूहे रहते थे। ये स्टार्ट ऑफ बाई सेलिंग इट फॉर ए कॉइन टू हेटल फॉर देयर कैट। तो उसने क्या किया कि उन मरे हुए चूहों को क्या किया कि होटल्स में बेचना शुरू कर दिया उनकी बिल्लियों के लिए, ठीक है ना। देन वन डे देयर वाज अ स्टॉर्म। एक दिन स्टॉर्म आया। द किंग्स गार्डन वाज लिटर्ड विद ब्रांचेस ऑफ लीव्स एंड द गार्डनर वाज एट लॉस एज टू हाउ टू क्लियर द मेस। द यंग मैन ऑफर टू क्लीन द गार्डन इफ ही कुड कीप द वुड एंड लीव। द गार्डनर एग्रीड एट वंस, ठीक है ना। तो वही स्टॉर्म आया और राजा के गार्डन में बहुत सारी पत्तियां और वो सब हो गए, तो क्लीन करने के लिए उसको ऑफर किया गया। द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग विथ एन ऑफर ऑफ स्वीट ऑफ फॉर बिज स्टिक एंड लीफ दैट दे कुड कलेक्ट। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे गार्डन में, तो उसने कहा कि अगर वो जो भी लीफ गिरी हुई हैं अगर उनको कलेक्ट करेंगे तो उनको क्या करेगा, मिठाइयाँ देगा, ठीक है ना। इन no time every scrap had been neatly piled near the entrance. Just then the king Potter was on the lookout for fuel with which
to bake his pots. So he took the whole lot and paid the young man for it. तो वही है कि उसने बच्चों की मदद से क्या किया, उसको नीट एंड क्लीन कर दिया, ठीक है ना। और जो किंग टॉप पॉटर था वो क्या कर रहा था कि वो फ्यूल के लिए देख रहा था कि भाई उसको, देखिए मिट्टी के बर्तन बनते थे तो उसको जलाने के लिए पत्ते वत्ते की जरूरत थी, तो उसने क्या किया कि उसने वो जितनी भी पत्ते होते थे उसको दे दिया, और वो पूरी लॉट उसको दे दी, और जो पॉटर था उसने क्या किया, यंग मैन को उसके लिए कुछ पेमेंट भी करी। द यंग मैन नाउ थॉट द अनदर प्लान, यंग मैन ने दूसरा प्लान भी किया। ही कैरीड ए जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट एंड ऑफर्ड वाटर टू 500 ग्रास कटर। They were pleased and said, "You have done us a good turn. Tell us, what can we do for you?" He replied, "I'll let you know when I need your help." He the made friend with traders. तो उसने ये सारी एक्टिविटीज की, ठीक है ना। वन डे द ट्रेडर्स टोल्ड हिम, टुमारो ए हॉर्स डीलर इज कमिंग टू टाउन विद 500 हॉर्सेस। एक दिन उसने मतलब ट्रेडर से अप्रेंटिसशिप वगैरह सब कर ली। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स थे, एक ट्रेडर ने उसको बताया कि एक हॉर्स डीलर आ रहा है 500 हॉर्स के साथ। हियरिंग दिस और यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर। तो वो ग्रास कटर के पास गया। ही सेड, प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच एंड डोंट सेल योर ग्रास टिल माइन इज सोल्ड। तो उसने क्या किया, ऊपर ग्रास कटर के बारे में बताया गया, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, ग्रास कटर के पास गया और उसने कहा कि मुझे कुछ एक घास का बंडल दे दो और तब तक इसको मत बेचना, और जो मतलब कि जो रिमेनिंग बचे हुए हैं उसके बाद उसको तब तक मत बेचना जब तक मेरा बिक ना जाए। दे अग्रीड एंड गेव हिम 500 बंडल ऑफ ग्रास। तो 500 बंडल ऑफ ग्रास दे दिए, घास के दे दिए। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coin। तो उसने उसको कहीं पे घास ही नहीं मिली, तो उसने क्या किया, उस यंग मैन से 1,000 कॉइन में क्या किया, ले लिया, ठीक है ना। लिस्ट द ऑक्यूपेशन। तो ये ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन की बात की, तो ये एक स्टोरी दी हुई है, क्लेयर पोअर मैन। तो ये एक गरीब आदमी था लेकिन वो होशियार था, तो वो कैसे अमीर बन गया। वी कैन यूज अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ ऑफ सम इन दीज अर्ली सिटीज। स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन डिपिक्टिंग पीपल लाइव इन लिव्स इन टाउन एंड विलेज एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। तो स्कल्पचर बनाए जाते थे जो डिपिक्ट करते हैं कि लोग सिटीज़ में रहते थे, गांव में रहते थे, और फॉरेस्ट का भी उसमें जिक्र मिलता है। Many of these sculpture was used to decorate railing, pillar and gateway of building that are visited by people। तो ये स्कल्पचर का यूज किसके लिए किया जाता था, बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए और रेलिंग्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता था। बिलो स्कल्पचर फ्रॉम सांची, दिस इज स्कल्पचर फ्रॉम सांची साइट विद स्तूपा इन एमपी, मध्य प्रदेश का है। शोइंग द सीन इज सिटी यू विल लर्न अबाउट। तो चैप्टर नंबर 11 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नोटिस द वे वॉल्स आर सोन आर दे मेड ऑफ ब्रिक। तो ये है स्कल्पचर, ठीक है ना, ये स्कल्पचर है। तो इसमें देखिए क्या बहुत सारी चीज़ें डिपिक्ट की गई हैं। ओके, ये बुद्धा का वो डिपिक्ट किया गया है। ओके, ये आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिपिक्शन है, तो इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता था और ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट भी करता था। मनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 यूरो वाज कैपिटल ऑफ महाजन प्रताप। चैप्टर 5 में आप पढ़े होंगे। एज वी हैड सीन सम ऑफ दीज सिटीज आर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल। तो जो जिन भी आपने कैपिटल्स के बारे में पढ़ा है चैप्टर 5 में, उसमें बहुत सारी वॉल्स के बारे में आपको पता होगा कि वो क्या होती थी, वो फोर्टिफाइड थी वॉल्स थे, ठीक है ना। इन मेनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रॉ पॉट्स ए सिरेमिक रिंग अरेंज वन ऑन द टॉप ऑफ अदर। तो सिरेमिक रिंग्स और रॉ पॉट्स की जो ट्रेसेस हैं वो मिले हैं। These are known as ring walls। इनको रिंग वॉल्स कहा जाता है। This seems to have been used at toilet in some cases। तो ऐसा माना जाता है कि ये टॉयलेट्स की वैसे यूज किए जाते रहे होंगे, जो कि और ये इनका ड्रेन्स जो था वो गार्बेज में डंप किया जाता। दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस। तो ये रिंग वेल्स इंडिविजुअल हाउसेस में मिलते हैं। We have hardly any remains of palaces, market, or of homes of ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. Other made of wood, mud, brick, and thatch may not survive। तो वही है कि जो भी रिमेन्स बचे पैलेसेस में, कुछ तो मड ब्रिक्स और वुड वगैरह के थे, तो कुछ तो सर्वाइव करके कुछ सर्वाइव नहीं कर पाए। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट आर अर्ली सिटीज फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स एंड ट्रेवलर्स हु विजिटेड देम। तो अदर सोर्स क्या है कि जो लोग जिन लोगों ने विजिट किया यहाँ पे, उनसे हम उनके उनके द्वारा हम अर्ली सिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंड बाय वाज
बाय एन अननोन ग्रीक सेलर ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट ही विजिटेड। तो उसने एक ग्रीक सेलर था, उसने क्या किया कि जितने भी पोर्ट को उसने विजिट किया था उसके बारे में सबके डिस्क्रिप्शन दिया, बट वो अननोन है, कौन था कोई पता नहीं है। फाइंड भरूच इन मैप 7 एंड देन रीड दिस डिस्क्रिप्शन इन द सिटी। ठीक है ना। नाउ कॉइन्स, यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ कॉइन इन द स्टोरी ऑन पेज 82। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत हजारों हजार कॉइन्स मिले हैं। द अर्लीस्ट कॉइन्स which were in use for about 500 year was पंचमार्क कॉइन सच एज 1 ये पंचमार्क कॉइन है। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। पंचमार्क कॉइन वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर अराउंड इन शेप, आइदर कट आउट ऑफ मेटल सीड और मेड आउट ऑफ फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल्स। तो ये या तो मेटल ग्लोब्यूल से बनते थे या तो फिर मेटल सीड को कट करके बनाए जाते थे। स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, द कॉइन वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल यूजिंग डाइस एंड पंचेस। तो पंचेस के थ्रू उसमें स्टाम्प होता था, हैज दे कॉल्ड पंचमार्क, इसलिए पंचमार्क कहा जाता था क्योंकि वो ना स्टैम्प किया रहता था, उस पर ठप्पा टाइप का मारा है, इसलिए पंचमार्क बोला जाता है। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट, रिमेन्ड इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज कॉमन एरा। तो कॉमन एरा तक ये सर्कुलेशन में थे। ठीक है ना। नाउ cities with many function, very often a single town was important for a variety of region. Let us look the example of Mathura। मथुरा की एग्जाम्पल है। Mathura has been an important settlement for more than 2500 years. It was important because it was located across roads of two major routes of travel, rate from the northwest to the east and from north to south। तो ये दो क्रॉस रोड के बीच में लाई करता है मथुरा, इसलिए important था। These were fortification. There were fortification around the city and several shrines. Farmers and herders from adjoining areas provided food for people in the city. Mathura was also a center where some extremely fine sculpture were produced। तो फाइन स्कल्पचर थे। ठीक है ना यहाँ पे। और फार्मर्स और हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। तो जो एडजॉइनिंग एरिया थे वहाँ पे, वहाँ के जो फार्मर्स और हर्डर्स थे यहाँ के लोगों को फूड्स वगैरह प्रोवाइड कराते थे, और ये फोर्टिफाइड था। अराउंड 2000 ईयर अगो मथुरा बिकम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशाना। तो सेकंड कैपिटल ऑफ कुशाना कौन है, कौन था, मथुरा। अबाउट होम यू विल रीडिंग in चैप्टर 9। मथुरा वाज आल्सो ए रिलीजियस सेंटर। मथुरा एक रिलीजियस सेंटर था। देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जैन श्राइन्स एंड इट वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वर्शिप ऑफ कृष्णा, आपको पता ही है। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टेचूज हैज बीन फाउंड इन मथुरा। तो बहुत सारे स्टोन के स्लैब्स और स्टेचूज मिले हैं। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मैन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स। तो ये छोटे गिफ्ट टाइप के हम कह सकते हैं जो कि लोगों के द्वारा मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को गिफ्ट किए गए होंगे। दीज आर मेड बाय किंग्स एंड क्वीन, ऑफिसर, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। फॉर इंस्टांसेस इंस्क्रिप्शन और मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ। तो इंस्क्रिप्शन जो मथुरा की वो गोल्ड स्मिथ को मेंशन करती है। ब्लैक स्मिथ, वेबर, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर एंड परफ्यूमर्स। परफ्यूमर्स भी थे, याद रखिएगा उस टाइम पे। ठीक है ना। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। Now we also have archaeological evidence for craft. These include extremely fine pottery known as the northern black polished ware, NBPW इसको बोला जाता है। ठीक है ना। It gets its name from the fact that it is generally found in northern part of subcontinent। तो northern black polished ware इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्थ में ज़्यादा पाया। Remember that the archaeological evidence for many craft may not have survived. We know them texts that the manufacture of cloth was important. There were famous centers such as Varanasi in north and Madurai in the south. Both men worked in these centers। तो क्लोथ्स के बारे में भी है, और जो ये क्राफ्ट वगैरह भी है, ये सर्वाइव बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, बट बुक्स वगैरह से हमें पता चलता है। नॉर्दर्न ब्लैक पाउच वेयर इज अ हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर विद ए शाइनी ब्लैक सरफेस। तो ब्लैक सरफेस होता था शाइनी, और ये व्हील से बनते थे। द पॉटर यूज टू एक्सपोज द अर्दन वेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हाई kiln which resulted in blackening of its outer surface। तो आउटर सरफेस ब्लैक इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर का यूज किया जाता था। ए फाइन ब्लैक स्लिप वाज आल्सो अप्लाइड ऑन दिस व्हिच गिव द पॉटरी मिरर लाइक साइन। तो इसमें फाइन ब्लैक स्लिप का भी यूज किया जाता था जिससे एक मिरर लाइक साइन बनती थी। ठीक है ना। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज सेरेनिस। सेरेनिस क्या होता है, कॉम्पिटिशन वाले याद रखेंगे। सेरेनिस वो होता है जो क्राफ्ट पर्सन का एसोसिएशन था। These श्रेणीज of craft person provided training, procure raw material and distribute the finished product. The श्रेणीज from merchant organize of trade, they trade organize करते थे और ट्रेडिंग टाइप की प्रोवाइड करते थे। श्रेणीज also serve as banks, were
वेर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट मनी, तो सरीनिस एक बैंक की तरह की भी वर्क करते थे, क्योंकि एसोसिएशन था यहाँ पे मैन और वुमेन अपने मनी को डिपॉजिट करते थे. दिस वाज इन्वेस्टेड इन पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट और रिटर्न आर यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज. ठीक है ना. तो इंटरेस्ट जो मिलता था उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के भी सपोर्ट और मोनेस्ट्रीज के सपोर्ट में भी यूज किया जाता था. ओके. रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वेबिंग, तो ये अर्थशास्त्र का चैप्टर 7 में मेंशन है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अर्थशास्त्र के बारे में आइडिया हो जाएगा. दे डिस्क्राइब्ड हाउ स्पिनिंग एंड वेबिंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिसर. विडोज young women who are differently able, nuns, mothers of courts, retired women, servant of king, women who have retired from service in temple may use for processing wool, bark, cotton, hemp and flax. तो जो विधवा औरतें थी, जो डिफरेंटली एबल्ड औरतें थी, जो नर्स थी, जो जो बूढ़ी औरतें थी, जो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, उनको प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता था. दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, तो उनको उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट मिलती थी. वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट एंड टेक द फिनिश वर्क बैक टू होम. तो जो जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था, वो अपने सर्वेंट को भेजते थे, वो रॉ मटेरियल लेके आते थे और घर पे प्रोसेसिंग करके वहाँ पे भेज दिया करती थी. वुमेन हु हैज विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट डाउन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस. देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क. तो ये देखिए, इससे आपको पता चलेगा उस टाइम पे वर्क कैसे हुआ करता था. एक क्लोजर लुक अरिका मेदू. फाइंड अरिका मेदू पुडुचेरी में है. ठीक है ना. Read the box on Rome on page 88. Between 2200 and 1900 years ago, Archimedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant land. तो ये coastal settlement था Archimedu. Massive brick sculpture which may have been a structure which may have been a warehouse was found at the site. तो Archimedu में क्या मिला है? एक स्ट्रक्चर मिला है बहुत बड़ा, जिसको वेयर हाउस की तरह. तो ये याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि वेयर हाउस का स्ट्रक्चर कहाँ पे मिला है, तो आर्किमेडू में मिला है. अदर फाइंड इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन सच एज M4 टाल डबल हैंडल जार दैट कंटेन लिक्विड सच एज वाइन्स और ऑयल. तो ये अभी वाइन्स के जैसे होते हैं ना, डबल हैंडेड वाले. ठीक है ना. जैसे जग नहीं होता, तो जग में दोनों साइड, वो मतलब एक ही साइड होता है, इसमें दोनों साइड था, तो वैसे इसको M4 बोला जाता है. ठीक है ना. मेडिटेरेनियन रीजन से मिला है. ओके. नाउ स्टैम्प्ड रेड ग्लास पॉटरी कहाँ से मिली है भैया, रखिएगा, कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं. स्टैम्प्ड रेड ग्लास पॉटरी आर्किमेडू से मिली है, नोन एज एरेनवेयर, which were named after a city in Italy. This was made by pressing wet clay into a stamped mold. ठीक है ना. तो इसमें क्या किया जाता था कि वेट क्ले को स्टैम्प किया जाता था. ठीक है ना. स्टैम्प मोल्ड जो होता है, उसमें वेट क्ले को क्या किया जाता था, प्रेस किया जाता था, उसके थ्रू बनाया जाता. देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वाज मेड लोकली थ्रू रोमन डिजाइन वर यूज. तो रोमन डिजाइन वर यूज. रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैज आल्सो फाउंड एट साइड. तो यहाँ पे ग्लासवेयर मिला है, रोमन लैम्प्स मिली हैं, और जेम्स भी यहाँ पे इस साइड पे मिलते हैं. स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट आर प्रोबेबली डाइंग वेट्स यूज टू डाई क्लोथ्स. ठीक है ना. स्मॉल टैंक्स हैं जहाँ पे क्लोथ्स के लिए यूज किया जाता है. देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस इन द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रेशियस स्टोन. सेमी प्रेशियस स्टोन से बीड्स बनाई जाती थी, मन के, और ग्लास भी बनाए जाते थे. ठीक है ना. नो एल्सवेयर वी आर नॉट. सो ओके गाइस, इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है. ये कंपटीशन एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करवाऊंगा. उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरी सोशल मीडिया साइट पे पूछ सकते हैं. कंपटीशन के लिए ऐसे पूछ लेता है, इसके लिए मैं आपको करवा दे रहा हूँ. ओके. ओके. सो गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स. तो इसमें क्या है कि ब्लैंक्स में भरना है. was a word used for large landowners in Tamil. large landowners in Tamil के लिए क्या यूज किया जाता है, वेलालार. ठीक है ना. ग्राम भोजक often got his land cultivated by the. ग्राम भोजक अपनी लैंड को किसी कल्टीवेट कराता था, स्लेव्स और वर्कर्स से. प्लोमैन वर नोन एज. तमिल में प्लोमैन को किसको बोला जाता था, उजवार को. और मोस्ट ग्राफतीज वर स्मॉल लैंड ओनर हुआ करते थे. ठीक है ना. अब ये चूज द करेक्ट आंसर. रिंग वेल्स वर यूज फॉर. तो रिंग वेल्स किसके लिए यूज की जाती थी. ओके. तो रिंग वेल्स यूज की जाती थी ड्रेनेज के लिए. अब इसमें यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट फंड
फाउंड rows of pots and ceramic ring arranged on the top of other known as ring wells. ring wells बोला जाता था. These were used as latrines in some cases and also as drainage and garbage dumps. तो इनको देखिए ये बाथरूम एज अ बाथरूम यूज की जाती रही होंगी और ड्रेन्स और गार्बेज डंप की तरह यूज किया होंगी. ठीक है ना. पंच मार्क कॉइन वर मेड ऑफ. पंच मार्क कॉइन किसके बनते थे? पंच मार्क कॉइन गेट्स द नेम ऑफ a design coin that were punched on them. They are coin made out of material like copper and silver. कॉपर एंड सिल्वर के बनाए जाते थे. ठीक है ना. पंच मार्क कॉइन. ओके. मथुरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट. मथुरा क्या था? मथुरा एक इम्पॉर्टेंट क्या था? रिलीजियस सेंटर. ओके. सेरेनियस वॉर एसोसिएशन ऑफ किसका एसोसिएशन था? यूपीएससी वगैरह वाले ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. सेरेनियस किसका था? क्राफ्ट पर्सन का एसोसिएशन था. ठीक है ना. ना इसको देख लेते हैं. सम डेट्स. बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सबकॉन्टिनेंट 3,000 साल पहले, मैंने पहले ही बताया था. दूसरा, इंक्रीज द यूज ऑफ आयरन सिटीज. पंच मार्क कॉइन 2500 साल पहले, और 2500 साल पहले आयरन के जो टूल्स हैं उनका भी यूज स्टार्ट हुआ था. बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर 2300 ईयर एगो. सेटलमेंट इन अरिकमेडु बिटवीन 2200 टू 1900 ईयर एगो. अरिकमेडु में स्ट्रक्चर मिला है जिसको वेयर हाउस की तरह ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था पोर्ट के पास में. ठीक है ना. सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की पोर्ट्रेट मिली है. सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड एज ऑलवेज हारा वही जो लड़ा नहीं.